My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. प्रीवियस क्लास में लेक्चर 8 में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन जो मेथड है पहला नेट एसेट्स मेथड और एसेट्स वैल्यूएशन मेथड जिसे कैपिटल वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं, उससे क्वेश्चन मैंने 4 प्रश्नों का हल किया। अब जो दूसरा मेथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, जैसा कि जानते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का 3 मेथड बनाया गया था। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का 3 मेथड बताया गया था, जिसमें पहला हुआ नेट एसेट्स मेथड हो गया था, दूसरा है अर्निंग और यील्ड मेथड। अर्निंग और यील्ड मेथड इसके अंतर्गत वैल्यू ऑफ शेयर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग, जो अभी से रिलेटेड, चूँकि एस.के. सिंह के बुक में उस तरह का क्वेश्चन ठीक नहीं मिल रहा था, तो मैं एस.एम. सिप्ला से क्वेश्चन लिखकर और उसे बताने जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और अभी दूसरा मेथड पहले लेक्चर 8 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर चल रहा है, उसी का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और ये है लेक्चर 8 है CC 9। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें पहला मेथड हो गया था, आज जो बताने जा रहे हैं अब मेथड मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ कि मेथड है 3 मेथड पहले बताया गया था, जिसमें था यील्ड और अर्निंग मेथड, आय आधार विधि हिंदी होगा। अब इसके अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत अंश का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, मैं वो लिख रहा हूँ, ए रेट ऑफ डिविडेंड, इसका बताया जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पर हो गया रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इनटू डिविडेंड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू 100। मतलब इसमें यह ध्यान देना है कि रेट ऑफ डिविडेंड याद रखना है कि रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात, पहले हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करना होगा। यानी ये हो गया रेट ऑफ डिविडेंड, या यहाँ लिखा हो, या ऐसे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, यानी
लाभांश आय आधार विधि, इसका हिंदी होगा लाभांश आय आधार विधि। ये CC9 चल रहा है, CC8 जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें, और शेक का भी पढ़ाई होगी, स्किल एंड एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज। और अभी जो चल रहा है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, दूसरा होगा बी ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, आय आधार विधि, आय आधार विधि। इसके अंतर्गत यह देखना है, याद रखना है कि रेट ऑफ डिविडेंड कब और कैसे निकलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए जो लाभ दिया होगा बैलेंस शीट में, जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें से जो खर्च होंगे या जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो जोड़ा जाएगा, लेस इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स हटाया जाएगा। फिर होगा अगर प्रेफरेंस शेयर अगर है और उस पर तो डिविडेंड दिया ही जाता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हटाया जाएगा, तब वो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट हो जाएगा पता, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिविडेंड। कहने मतलब कि जब डिविडेंड निकल जाएगा तो रेट ऑफ डिविडेंड, यानी जैसे हमको डिविडेंड अगर मालूम है तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, और अगर डिविडेंड नहीं मालूम है तो डिविडेंड निकालेंगे। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, इसके आधार पर आय ज्ञात करेंगे। पहले हमको आय का पता करना होगा कि आय क्या है। जब तक आय का पता नहीं चलता है तब तक हम रेट ऑफ डिविडेंड का पता नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग आधार आय विधि, इसके अंतर्गत भी हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बताएंगे अभी, पहले अभी इसके अंतर्गत निकालेंगे रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग यानी जो अभी बताया गया था कि अर्नेड इनकम यानी 100 होगा बटा कैपिटल इम्प्लाय, बटा हो जाएगा कैपिटल इम्प्लाय। याद रखना है कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए हम लोग को रेट ऑफ अर्निंग निकालना होगा। तो रेट ऑफ अर्निंग को हम निकाल लिए, और बेसिस जो है वो डिविडेंड, तो वैल्यू ऑफ शेयर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, यानी ये तो फार्मूला मेथड हो गया। अब क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद और तीसरा मेथड होता है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि तीसरा मेथड क्या होता है। तीसरा मेथड बताया गया था फेयर वैल्यू मेथड, यानी उचित मूल्य विधि। तो याद रखना है कि विधि तो
सरल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, यूज में बहुत कम आता है। इसके अंतर्गत करते क्या हम लोग कि जो पहला वैल्यू है जो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, ठीक है। और अभी जो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं अर्निंग यील्ड मेथड, तो यानी वहाँ हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बाई 2, यानी यही है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि पहला जो हम लोग निकालते हैं क्या वैल्यू ऑफ पर शेयर, कौन सा मेथड, नेट एसेट्स मेथड प्लस नेट एसेट्स मेथड प्लस मान के चलिए अर्निंग यील्ड मेथड, यानी दोनों के आधार पर जो वैल्यू ऑफ पर शेयर निकलेगा और मार्केट वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे बाई 2 करेंगे, उसके आधार पर निकल जाएगा फेयर वैल्यू मेथड। तो इस मेथड से क्वेश्चन देखा जाएगा, चूँकि ये थोड़ा लंबा पड़ता है और अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं चूँकि उस बुक में क्लियर क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे भी इस बुक से भी क्वेश्चन बनेगा और भी। तो पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। Calculate the value of इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। अब है इंफॉर्मेशन 1000 दिया हुआ है, 1000 14% प्रेफरेंस शेयर्स। Calculate the value of equity share 1000 14 preference share of rupees 100 each, of rupees 100 each। कहने मतलब ये 1 लाख का हो गया प्रेफरेंस शेयर, जो हो गया 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर हो गया, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। मैं कैलकुलेट करके अपने लिख दिया हूँ। फिर 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 है इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। एक क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2 लाख। अगला है एनुअल प्रॉफिट गिवन, एनुअल कोई भी बुक का क्वेश्चन रहेगा जिसको मेथड मालूम रहेगा किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकता है। एनुअल प्रॉफिट रुपीज दिया हुआ है, कै साल का है पहले लिख लेते हैं। 1,90,000, 1,90,000, फिर है 2,10,000, 1,90,000, 2,10,000, 2,05,000, 2,05,000, 2,15,000, 2,15,000, फिर है रिस्पेक्टिवली इन 1998 में, इन 1998 रेस्पेक्टिवली ये ईयर दिया हुआ है 98, 99, 2001, 98, 1998, 99, 2001। डेट कुछ भी होता हो सकता है, इसी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख ले कैश साल का प्रॉफिट 1, 2, 3, 4 साल का ऐसे बीता। आगे है टैक्स, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। याद रखना है कि अगर टैक्स दिया हुआ है तो एट फर्स्ट वी कैलकुलेट रियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, रियल इनकम ऑफ द बिजनेस। उसमें से जो प्रॉफिट दिया है टोटल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग उसका सबसे पहले टैक्स पे करेंगे, उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट जब होगा तो उसी पर डिविडेंड दिया जाता है। तो क्वेश्चन हल करेंगे बाद में। एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स ये दिया हुआ है 50%, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 50%। फिर है जनरल रिजर्व ट्रांसफर। याद रखना है कि जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो प्रॉफिट होगा टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो बचेगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बनाते समय अपना रिपीट करेंगे,
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल तो इसमें जो अभी क्वेश्चन निकालना जो हल करना है, अब आ गया इसमें दो विधि था, एक था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग, और ये जो हल क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेट ऑफ अर्निंग के आधार पर है। अभी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले एक विधि को हल करने के बाद। पहले तो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट का पता करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन ये हो गया कैलकुलेशन, प्रॉफिट बुक में ऐसे दिया हुआ है, प्रॉफिट दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। एट फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। पहले होगा एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,90,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,10,000 प्लस है 2,05,000, 2,05,000 प्लस है 2,15,000, 2,15,000। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 2,05,000 और 15,5,20, 2 लाख और 2 4,20,000 हो गया, और 4 2 6,30,000 हो गया, 6,30,000 7 लाख यानी 8,20,000 होगा, टोटल 8 लाख इसकल टू होगा टोटल 8,20,000। आप कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं, जोड़ने घटाने का यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा क्योंकि हायर एजुकेशन में है। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर 8,20,000 बाई हो गया 4, 4 गुना 8, 2,05,000, यानी हमारे पास प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 2,05,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,05,000। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे, लेस और होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है, उसके आधार पर घटाएंगे, उसके आधार पर घटाएंगे। अब हम इसके आधार पर पहले बताए कि ये तो लिख दिया मैंने, एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसमें से घटाएंगे लेस टैक्स, पहले ही दिया हुआ 50%, तो 50% टैक्स दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 50%। याद रखना है 50% इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 ब्रैकेट में कर दे, 1/2 गुने 2,05,000 है, तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 2 दूना 4 और बचा 1 पर 10, 2 5 10, यानी 1,02,000
500, 1,02,500। अब यहाँ लेस कर देते हैं 1,02,500, तो वही रिजल्ट आएगा 1,02,500। अभी ये एक्चुअल नहीं आया है, इसमें भी डिविडेंड घटेगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व घटेगा, अभी भी एक्चुअल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या करते हैं। यानी हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू हो गया आफ्टर टैक्स लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या जो बोला है कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला है, जनरल रिजर्व भी बोला ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट, तो 20% 1/5 निकालेंगे हम लोग, 1/5 गुने 1,02,500। यहाँ हो गया 5 से, तो 5 दूना 10 हो गया, यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 25 यानी 20,500। 20,500 ये हम लिखेंगे यहाँ 20,500, यानी ये हो जाएगा 3 0, यहाँ हो जाएगा 2, 10 में से 2 घटाए 8, यानी 82 और 20, ठीक है 82,000 आया है। अब हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, क्या हो गया जनरल रिजर्व। अब आगे क्या कह रहा देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1,14,000 प्रेफरेंस शेयर यानी 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज था, 1 लाख का 14% निकालेंगे, इसमें दिया हुआ हो या नहीं दिया हो घटाना है। चूंकि याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक एज ए क्रेडिटर होता है और रेट ऑफ डिविडेंड दिया होता है, इसलिए रेट ऑफ डिविडेंड उसका घटाने के बाद भी चूंकि उस प्रॉफिट में पूंजी वो लगाया है उसका हिस्सा शामिल है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इसमें हिस्सा शामिल है। चूंकि ऐसा क्लियर हमको करना है कि आपका जो प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर का, रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड जो निकलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का निकालना है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट्स करते हैं। यहीं पर वर्किंग नोट्स एक तो हो गया, दूसरा में कर दो वर्किंग नोट्स हो जाएगा नंबर 2 डिविडेंड ऑन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ऊपर लिखा हुआ था, क्वेश्चन तो भी दिया है 1 लाख था, 1 लाख गुने 14% बाई दिया हुआ 100, दिया जाएगा 14,000। याद रखना है कि 2,05,000 जो प्रॉफिट है दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट इन विच इंक्लूडेड tax and other expenditure and other dividend also. So to find out real profit, real actual profit, it will be deducted. तो लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, लेस हो जाएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर 14,000 घटा देते हैं हम लोग, 14,000 ही घटा दिए, ये हो गया 12 4 8 और यहाँ हो गया 7 1 6 68,000, ये आ गया 68। ये हो गया प्रॉफिट ऑफ किसका हो गया, ये इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर्स होल्डर। ये जो लाभ है इक्विटी शेयर होल्डर का है। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि याद रखना है, पहला बताए थे कि अर्निंग यील्ड मेथड में 2 तरह का यानी वैल्यू ऑफ पर शेयर ज्ञात करने के फॉर्मूला है, जिसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, यानी 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ अर्निंग। तो रेट ऑफ अर्निंग याद रखिए, रेट ऑफ अर्निंग किसका निकालने जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का। चूंकि मिटा तो दिए क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर का 2 लाख पूंजी लगा हुआ था, इक्विटी शेयर होल्डर को
का 2 लाख पूंजी लगा हुआ था, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ है सब कुछ करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन और डिविडेंड एंड रिजर्व एंड टैक्स, रिमेनिंग प्रॉफिट इज दिस 68,000. देन आफ्टर we will calculate earning, rate of earning. अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर निकल जाएगा rate of earning. Rate of earning is equal to हो जाएगा earning, मेरे पास फॉर्मूला लिख देते हैं earned income, लिखे तो वहाँ पर earned income into 100, क्योंकि परसेंटेज निकलता है, बाय पहले बताया 2 लाख था, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी अगर यहाँ फुली पेड है, अगर पार्टली पेड रहेगा तो वही यहाँ पार्टली पेड है, यानी चुकता पूंजी लिखाएगा. रेट ऑफ अर्निंग डॉट मारते हैं. अर्नेड इनकम हमारा है 68,000 इंटू 100 बाई हो जाएगा 2 लाख. 305 1 2 3 4 5 कट जाएगा 1 2 3 4 5, यानी आया 34%. ये आ गया 34%. ये 34% दिया हुआ है. मिटाते हैं इसको, ये मालूम हो गया, ये खाली छोड़ देते हैं. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, वैल्यू पर शेयर ज्ञात करना है. वैल्यू ऑफ पर शेयर मतलब एक शेयर का उसका मूल्य क्या होगा. तो यहाँ हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग, या जो हम लोग रेट निकालने हैं रेट ऑफ अर्निंग ऑब्लिक एक्सपेक्टेड रेट बोलते हैं. एक्सपेक्टेड रेट बोला गया है. रेट ऑफ अर्निंग और एक्सपेक्टेड रेट अनुमानित बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू दिया होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. पुनः फिर से लिखते हैं इसको. ये तो ठीक है. यहां लिखा है वैल्यू पर शेयर रेट ऑफ अर्निंग, और एक्सपेक्टेड रेट इनटू पेड अप, जो रेट दिया होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय नॉर्मल रिटर्न, बाय हो गया नॉर्मल रिटर्न. अब यहाँ वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर VPS इक्वल टू आपका रेट ऑफ अर्निंग दिया हुआ 34, और इक्विटी शेयर था 20,000 गुने 10 2 लाख था, यानी पेड अप वैल्यू इसका 10 था रेट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आया है, दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, यानी 10 दूना 20 और 17, यानी ₹17 ईच निकला पर वैल्यू ऑफ शेयर. कहने का मतलब अभी जो वर्तमान मूल्य होगा
आंतरिक मूल्य जो वर्तमान मूल्य होगा वो प्रति शेयर 17 रुपया हुआ। यानी जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पर शेयर जो निकला पहले था 10, धंधा करने के बाद यानी प्रॉफिट जो अर्निंग हुआ सब कुछ काटने के बाद इसको प्रॉफिट के आधार पर जो हमारा निकाले इसमें वैल्यू ऑफ पर शेयर यानी इसका रेट बढ़ा। इसी तरह से मार्केट में जो शेयर का जो देता है स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इसी आधार पर बढ़ने और घटने की प्रक्रिया होती है। अगर कंपनी लॉस में चल जाता तो घट जाता, पर वैल्यू ऑफ शेयर का होता हो घट जाता। लेकिन यहाँ चूंकि अर्निंग कंडीशन में है, प्रॉफिटेबल कंडीशन में है, इसलिए आप वैल्यू ऑफ पर शेयर यहाँ इंक्रीज किया है, यानी 10 का था और 17 हो गया। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। यानी ये जो क्वेश्चन मिला हमको ये हो गया रेट ऑफ अर्निंग। चूंकि यहाँ पर अर्निंग ऐसे दोनों मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं डिविडेंड के आधार पर। क्वेश्चन है फाइंड द, ध्यान योग्य बात है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। कह रहा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड में वैल्यू निकालना है शेयर का। Share capital of X Limited is given 8 lakh and Y Limited is also given 8 lakh. X Limited distributes 50% of his profit as dividend। यानी ध्यान देना है X जो है 50% इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, मतलब 50% डिविडेंड दे रही है। और Y Limited याद रखना है डिविडेंड डील मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड में डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ रहेगा या तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालना होगा। और वाई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड। एनुअल प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज रुपीज गिवन 2 लाख एंड ऑफ वाई लिमिटेड इज आल्सो रुपीज 2 लाख। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर्स of each of X Limited and Y Limited. Normal rate of return is given 10% per annum. Each share of both the company is rupees 100। मतलब दोनों का 100 से भाग देंगे तो उसका हो जाएगा 8000, इसका भी 8000 हो जाएगा। X Limited का पहले हम डिविडेंड ज्ञात करेंगे, फिर Y Limited का डिविडेंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालेंगे। तो एक आसान है क्वेश्चन को भी लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद जो बनाने के बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हल कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड। शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड 8 लाख। शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड, शॉर्ट लिख रहे वाई लिमिटेड भी है 8 लाख। एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स बांटता है DISTRIBUT डिस्ट्रीब्यूट्स 50%
50% of the 50% of its profit, 50% of its profit as डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के रूप में। नेक्स्ट है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स 60% of its profit as dividend, profit as dividend, profit as dividend. Annual profit of X Limited, annual profit of X Limited रुपीज गिवन दिया हुआ है 2 लाख, इसी के आधार पर डिविडेंड की निकलेगा। एनुअल हो गया 2 लाख। वाई लिमिटेड आल्सो, वाई एनुअल प्रॉफिट, वाई लिमिटेड ये भी 2 लाख है, रुपीज 2 लाख। वाई लिमिटेड 2 लाख। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ईच ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। नॉर्मल रेट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालना है दोनों स्थिति में, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, इसमें नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ रहेगा। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10%। और इसमें दिया हुआ है ईच शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज, यानी ईच शेयर ऑफ ईच शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज, बोथ कंपनीज का शेयर का मूल्य है 100 रुपया। मतलब ये हो गया 8000 शेयर, ये कितना हो गया शेयर 8000। इसी तरह से 8000 इसका भी हो जाएगा 100 से भाग देने के बाद, इससे कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड पहले निकालेंगे। पहले हम लोग एक्स का रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, वाई का है यहाँ पर, इसको मिटाते हैं। एक का कैलकुलेशन करने के बाद दूसरे का देखते हैं। जब एक्स का निकल जाएगा तो ठीक उसी प्रकार से वाई का भी निकलेगा। अब उनको निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इन एक्स लिमिटेड। रेट ऑफ डिविडेंड याद रखना है कि प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट जो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड, एज डिविडेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का पहले, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के पहले डिविडेंड निकालना होगा। रेट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले डिविडेंड निकालेंगे हम लोग, डिविडेंड ऑफ, अभी एक्स लिमिटेड का ही हल कर, डिविडेंड ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का डिविडेंड किस पर मिलता है, यानी डिविडेंड का हिंदी होता है लाभांश, लाभांश लाभ जोड़ांश। यानी एक्स लिमिटेड को लाभ हुआ था 2 लाख, क्वेश्चन जो है जो लिखा हुआ लाभ कितना था उसका 2 लाख, लाभ था उसका 2 लाख। तो 2 लाख लाभ था। डिविडेंड बोलता है कि एक्स लिमिटेड जो है 50% डिक्लेयर करता है। कितना परसेंट, 50% दे देता है। 2 लाख प्रॉफिट हुआ, यानी जितना प्रॉफिट होता है, पहले बताया कि लाभांश का मतलब वो लाभ जोड़ांश, यानी अंश के ऊपर लाभ।
तो यहाँ पर 2 लाख लाभ हुआ है उसको। अब 50% निकालने का जरूरत नहीं है, ये रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, 50% डिविडेंड इशू कर रही है, तो ये हो गया 50/100। अब इसको हम लोग 2 से काट दिए, 50 × 100 और 2 से 1 लाख। यहाँ हमारा आ गया 1 लाख डिविडेंड आ गया है। 1 लाख क्या आ गया? 1 लाख डिविडेंड। अब निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड इसमें फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब लाभांश की दर ज्ञात करना है, तो लाभांश की दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पहले लिखे थे, यानी डिविडेंड फिर लिख दे रहे हैं, डिविडेंड बटा हो जाएगा शेयर कैपिटल या जो भी हो, पेड ऑफ वैल्यू जो रहेगा शेयर कैपिटल, शेयर्स कैपिटल इनटू 100 होगा। तो यहाँ पर डॉट मारते रेट ऑफ डिविडेंड निकालना था। अब यहाँ डिविडेंड हमारा 1 लाख है, 1 लाख बटा इसका 8 लाख था, तो 8 लाख लिखाएगा, गुने 100 कर देते हैं हम लोग, प्रतिशत निकालना है, तो 2 और 3 5 0 2 3 5 4 × 8 और 25 25 100, 25/2 पानी आ गया इसका 12.5। रेट ऑफ 12.5%, ये आ गया 12.5%। अब निकालना हमको वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालना है। और इसका दिया हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अब निकालना है, वैल्यू ऑफ इस शेयर या पर शेयर इक्वल टू हो जाएगा, यानी रेट ऑफ डिविडेंड फॉर्मूला है इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 12.5, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 था, और गुने याद रखना है, ये जो 100 लिखा है रेट ऑफ पेड ऑफ वैल्यू, रेट ऑफ शेयर पेड ऑफ वैल्यू, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ठीक है। तो 1 0 यहाँ काट देते हैं, यहाँ कट गया, यानी आ गया 125। कहने का मतलब ये जो 100 दिया हुआ है वैल्यू ऑफ पर शेयर है, वैल्यू ऑफ यानी पहले वैल्यू ऑफ पर शेयर, पहले का वैल्यू है, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत यहाँ पर निकाला गया था, यानी पहले एक शेयर का मूल्य 100 रुपया था, और आफ्टर जो है बिजनेस रनिंग धंधा करने के बाद उसका वैल्यू ऑफ पर शेयर बढ़कर आंतरिक मूल्य उसका शेयर हो गया 125 रुपया, यानी इसका निकला अभी किसका, एक्स लिमिटेड का। उसी तरह से हम लोग वाई लिमिटेड का निकालेंगे, वाई लिमिटेड का डिविडेंड निकालेंगे, वाई लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड कंप्लीट हो गया, वाई लिमिटेड का निकालेंगे, सेम केसेज है। एक्स लिमिटेड का कंप्लीट हो गया, अब हमको वाई लिमिटेड का निकालना है, तो वाई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 60% प्रॉफिट, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 60%, तो निकालेंगे इसका प्रॉफिट वाई लिमिटेड का हो जाएगा डिविडेंड, डायरेक्ट डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंड ऑफ वाई लिमिटेड का ही होगा, वाई लिमिटेड का डिविडेंड, यानी इसका भी प्रॉफिट था 2 लाख, तो 60% निकालेंगे, 60%, तो ये हो जाएगा 0 कट गया, 2 छक 12, यहाँ हो गया 2 और 2 4 0, 2 और 2 4 0, यानी 1,20,000 हो गया, 1,20,000। अब हमको निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000
1,20,000, इसका भी पूंजी 8 लाख ही था, इसका भी पूंजी 8 लाख था। अब देखते हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 4 गुना 8, 4 तिया 12, 2 से 2 बचे 10, 3 बचे 15, यानी आ गया रेट ऑफ डिविडेंड, इसका आ गया 15%। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ पर शेयर, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मालूम है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, याद रखना है कि इसका पहले फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड, फिर से लिख दे रहे रेट ऑफ डिविडेंड बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू जो पहले का वैल्यू ऑफ शेयर है, वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, पहले जो शेयर का मूल्य है वो 100 है, यानी यहाँ पर फिर कर रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स, इस शेयर डॉट मार रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा दिया 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, और ये दिया हुआ है एक शेयर का मूल्य 100, 1 0 काट दिया 120। याद रखें कि पहले इसका शेयर का मार्केट में वैल्यू था बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, जिस समय वो स्टार्ट किया था, यानी इक्विटी शेयर का रेट 100 था, अभी मार्केट में उसका वैल्यू हो गया यानी 120। देखते हैं सर, 120 गलत गुना हो गया, 15 दहा 150 होता है, 120 नहीं है, 15 दहा 150, 150 है, यानी डबल हो गया, पहले था 100 अभी हो गया बढ़ करके 150, यानी अभी जो है रिलेशन जो टॉपिक चल रहा था वैल्यू ऑफ शेयर्स का दूसरा मेथड अर्निंग यील्ड मेथड कंप्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, दोनों तरह का क्वेश्चन हल कर दिया गया। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वाई लिमिटेड का पूंजी था 8 लाख रुपया था, यानी 100 के हिसाब से 8,000 उसका इक्विटी शेयर हुआ, और ये जो वाई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा 60%, यानी क्या चाहिए डिविडेंड, तो ये डिविडेंड कितना का देगा, यानी प्रॉफिट इसको, चूंकि यहाँ पर कोई खर्चा नहीं, अगर खर्चा होता तो घटाते, लेकिन कोई खर्च नहीं है, टैक्स है, तो 2 लाख का सीधे 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,20,000। अब रेट ऑफ डिविडेंड इसका हो गया 1,20,000 दे रहा है, 1,20,000 दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 8 लाख में 1,20,000 मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है, ऐसे 15 8 120, यानी साफ हो गया 15% मिल रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर यानी प्रेजेंट वर्तमान में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड 15, बाई हो गया 10 ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एनआर लिखा हुआ है, इनटू वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर गिवन इन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके आधार पर, यानी इसका निकल गया। और तीसरा मेथड होता है वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में मैंने बताया था एक क्वेश्चन उससे भी हल कर देंगे, और एक जो है ज़्यादा क्वेश्चन देता है जो पहले बताया गया था, वो है नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या कैपिटल वैल्यूएशन मेथड से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ऐसे ये भी कुछ कहना नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है, बशर्ते कि थोड़ा आपको रूल मालूम हो और क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस किए रहेंगे 10-20, तभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हल कर सकते हैं, अदरवाइज नोट, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का अकाउंट्स का नॉलेज हो जाए एक बहुत बड़ी असंभव चीज़ है। इसलिए आज मैं ये मेथड क्लियर कर दिया हूँ। तीसरा मेथड क्वेश्चन होगा खोज लेंगे, मिल जाएगा, या नहीं हुआ तो अदर बुक से, लेकिन उससे भी रिलेटेड जो होगा फेयर वैल्यू ऑफ मेथड, उससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन हल कर देंगे। मैं अपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।